नमस्कार बच्चों, सुपरनोवा डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम बायोलॉजी की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड। ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही सरल है, इसको हम बहुत ही सरल भाषा में पढ़ेंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो द लिविंग वर्ल्ड जो अपने चैप्टर का नाम है, उसमें अपन को ये पता होना चाहिए कि लिविंग होता क्या है। लिविंग आपने सुना होगा, दो चीजें होती हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। तो लिविंग का मतलब होता है जीवित वस्तु और नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। तो आपको पता होगा जो जीवित वस्तु है और निर्जीव वस्तु है उसमें क्या अंतर होते हैं, ये आपने बेसिक पढ़ा होगा। मैं बता देती हूँ उसमें क्या क्या अंतर होते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आपने शुरुआत से पढ़ा होगा, जो लिविंग जीव हैं या वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, वो ग्रो करती हैं, मतलब वो लंबाई में बढ़ेंगी, ऊंचाई में बढ़ेंगी। दूसरा, वो चलती हैं। तीसरा, सांस ले रही हैं। तो जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उनमें रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। उसके विपरीत जो नॉन लिविंग वस्तुएं हैं, जैसे कि आपकी कुर्सी है, टेबल है, क्या वो गति करती हैं? क्या उनकी ग्रो होती है? क्या वो लंबाई में बढ़ रही है? नहीं, वो वस्तुएं लंबाई में नहीं बढ़ती हैं, उनमें कोई भी रासायनिक क्रियाएं नहीं होती हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब ही यही है, वह जीव जो क्या कहते हैं, ग्रो कर रहा है, उनमें मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हैं और जिनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो सारी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, वो लिविंग वर्ल्ड या लिविंग जीव कहलाएंगे। कुछ कैरेक्टर हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि जो जीव है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो उसमें दो प्रकार के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे आपको। कुछ विशिष्ट कैरेक्टर होंगे और कुछ सामान्य होंगे। तो जो विशिष्ट कैरेक्टर होंगे या विशिष्ट लक्षण होंगे, वो जो जीवित वस्तु हैं उनमें होना बहुत ही आवश्यक है, मतलब उनमें वो लक्षण होंगे ही। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, लक्षण लिखे हुए हैं जो जीवित वस्तु में पाए जाते हैं या जीवों में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारा विकास अर्थात ग्रोथ। दूसरा है प्रजनन रिप्रोडक्शन। उपापचय मेटाबॉलिज्म। सेलुलर संगठन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चेतना या संवेदना कॉन्शियसनेस, मतलब किसी के अंदर कितनी चेतना है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है हमारा विकास या ग्रोथ। तो आप बताइए ग्रोथ होती क्या है? मतलब किसी भी जीव में अगर ग्रोथ हो रही है तो हम कैसे बताएंगे कि उसमें ग्रोथ हो रही है? तो जब कोई, आपने देखा होगा, जब कोई पेड़ हो या जीव जंतु हो, जब उसका जन्म होता है तो बहुत ही आकार में छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसका मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है। तो हम कह सकते हैं जब द्रव्यमान और संख्या में वृद्धि होती है, जब द्रव्यमान और संख्या में वृद्धि हो रही है तो उसमें ग्रोथ हो रही है। तो अब ये सवाल उठता है कि ग्रोथ है वह सामान्य लक्षण है कि विशिष्ट लक्षण है? तो हम ये देखते हैं, ग्रोथ हमें जीवित में तो देखने को मिलती ही है, साथ में हमें निर्जीव वस्तुओं में भी देखने को मिलती है। अब आप सोचेंगे निर्जीव वस्तुओं में ग्रोथ कैसे होती है? पहले आप एक देखिए, जो ग्रोथ है जीवित वस्तु में, आपने देखा कि कोई बच्चा है जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, ये जीवित वस्तुओं को दिखाई दे रही, ग्रोथ हो रही है। इसी प्रकार से प्लांट में जब हम एक बीज डालते हैं वो अंकुरित होता है, फिर उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है, तो इसमें भी हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो जीवित वस्तु में ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। जबकि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें भी ग्रोथ होती है। अब निर्जीव वस्तु में ग्रोथ कैसे होती है? आपने कभी पहाड़ देखी होंगी, जब कभी आपने देखी होगा, अगर एक पहाड़ छोटे आकार की है पर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उसी का
आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब वो ऊंचाई में बढ़ जाती है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो निर्जीव वस्तु है उसमें भी ग्रोथ हो रही है। या हम एक दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कभी किसी जंगल में लकड़ियों के गट्ठे रखे हुए हों, फिर थोड़े समय बाद उन्हीं लकड़ियों के ऊपर और गट्ठे रख दिए, तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि जब पहले जो लकड़ी के गट्ठे थे वो कम थे, तो उसकी जो लंबाई थी या ऊंचाई थी वो बहुत कम थी, लेकिन उसके ऊपर जैसे और लकड़ियों के गट्ठे रखे तो उसकी ऊंचाई बढ़ गई। तो हमने देखा कि निर्जीव वस्तुओं में भी विकास हो रहा है या ग्रोथ हो रही है, सॉरी। तो हम ये कह सकते हैं जो ग्रोथ है या विकास है वो जीवित और निर्जीव दोनों वस्तुओं में पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं विकास एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, मतलब यह जीवों का सामान्य लक्षण है। विशेष लक्षण वो है जो सभी जीवों में पाए जाने चाहिए, और वो लक्षण जो जीवों में पाए जाएंगे वो निर्जीवों में नहीं पाए जाएंगे। दूसरा है हमारा प्रजनन या रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है, प्रजनन क्या है? प्रजनन में क्या होता है? प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है जिससे कि जो जीव है उसकी प्रजाति आगे बढ़ सके। जैसे कि कोई मनुष्य है तो उसमें अगर प्रजनन होता है तो वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करता है। उसी प्रकार से कोई पेड़ है तो उसका अगर पेड़ में से जब बीज नीचे गिरता है तो उसमें से जब अंकुरित होगा तो अपने जैसे ही एक दूसरे पेड़ को जन्म देगा। तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे व्यक्ति को जन्म देता है। तो प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। इसका मतलब यह है प्रजनन दो प्रकार का है, एक है आपका अलैंगिक और दूसरा है लैंगिक। तो जो अलैंगिक प्रजनन है या एसेक्सुअल प्रजनन है वो किस में पाया जाता है? तो जो एसेक्सुअल प्रजनन है वो यूनिसेलुलस में पाया जाता है। अब यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की जंतु। तो एक कोश की जंतु कौन से होते हैं? अब एक कोश की जंतु वो जंतु हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है और उसी के अंदर उनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका है, और उसी कोशिका के अंदर सारी जितनी भी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, वो सब इसी कोशिका के अंदर होंगी और इसी के द्वारा उनमें ग्रोथ होगी और प्रजनन भी होगा। तो एसेक्सुअल में हमारे कौन कौन से जीव आते हैं? जैसे बैक्टीरिया है, शैवाल है, अमीबा है, ये एक किसके जीवों में आते हैं। जबकि जो लैंगिक जनन है या लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें बहु के उसके जीवों में देखने को मिलते हैं। तो जो हम हैं, मतलब जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो बहुकोश की है और उसमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो जो बैक्टीरिया या अमीबा है वो किस प्रकार से है ना रिप्रोडक्शन करेगा? जो बैक्टीरिया है उसमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है और उसमें बाइनरी फ्यूजन होगा और उसके बाद वो दो सेल का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार से एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाता है। सॉरी। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो प्रजनन है या रिप्रोडक्शन है वो एक विशेष लक्षण है? विशेष लक्षण का मतलब यह है कि वह सभी जीवों में पाया जाना चाहिए। क्या प्रजनन सभी जीवों में होता है? कुछ जीव आपने देखे होंगे या कुछ ह्यूमन देखे होंगे जो फर्टाइल नहीं होते हैं, मतलब उनको बच्चा नहीं होता है। बहुत सी महिलाएं हैं जो क्या कहते हैं बच्चों को जन्म नहीं देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फर्टाइल नहीं है। हाँ? और इसी प्रकार से आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते में जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वो बच्चों को जन्म नहीं देती,
सिर्फ रानी मधुमक्खी ही बच्चों को जन्म देती है, श्रमिक मधुमक्खी बच्चों को जन्म नहीं देती। तो जब सभी जीवों में प्रजनन नहीं पाया जाता तो यह एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं प्रजनन एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। तीसरा हम देखते हैं, ये देखिए जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सभी बहुकोश की जंतुओं में पाया जाएगा, मल्टी सेलुलर में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में पाया जाएगा। ये एक अमीबा है, अमीबा ने बाइनरी फिजन के द्वारा 2 डॉटर सेल का निर्माण किया। इस प्रकार से अमीबा में प्रजनन हो रहा है। जबकि जो अपना जंतु है वो मल्टी सेलुलर है, तो उसमें उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, उसके द्वारा बच्चों को जन्म दिया, उनमें बाइनरी फ्यूजन नहीं हो रहा है। तीसरा है हमारा उपापचय या मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं शामिल हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म के अंदर जो हमारे अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो सब मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आती हैं। तो इस प्रकार यह, जबकि निर्जीव में मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म है मेटाबॉलिज्म 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। जो एनाबॉलिक होती हैं उसे हम उपचय कहते हैं और कैटाबॉलिक को अपचय कहते हैं। तो इन क्रिया में होता क्या है? एक अपचय है, एक उपचय है। तो उपचय में क्या होता है? उपचय का मतलब है कि ये चीजों को, इनमें से सरल चीजों से जटिल चीजों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक क्रिया है। जबकि कैटाबॉलिक क्रिया में क्या होता है? इसमें टूटना होता है, इसमें चीजों जुड़ती हैं और इसमें टूटती हैं। तो जो श्वसन होता है वह एक कैटाबॉलिक क्रिया है। साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं जो हमारे शरीर में पाचन की क्रियाएं होती हैं और भी क्रियाएं होती हैं, वो सब जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वो सब मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के अंतर ही आती हैं। पर क्या मेटाबॉलिज्म निर्जीव वस्तु में देखने को मिलता ही है? क्या एक टेबल में मेटाबॉलिज्म हो रही है? क्या आपकी एक चेयर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है? नहीं, निर्जीव वस्तुओं में मेटाबॉलिज्म की क्रिया देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वह एक विशिष्ट लक्षण है, अर्थात निर्जीव में उपापचय नहीं देखने को मिलता और जीवित प्राणियों का एक विशिष्ट लक्षण है मेटाबॉलिज्म। ये देखिए यहाँ पे केमिकल एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, अदर्स चीजें हैं। तो यहाँ पे ना सभी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। तो जो रासायनिक क्रिया हमारे शरीर के अंदर चलती हैं, तो जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वही मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। चौथा है सेलुलर संगठन। अब सेलुलर संगठन क्या होता है? सभी जो जीव हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सभी जीव सेल से मिलकर बने हैं। या तो कितना भी छोटे से छोटा जीव हो वो सेल से मिलकर बना है, या कितना बड़ा जीव हो वो भी सेल से मिलकर बना है। तो उसमें होता क्या है? सबसे पहले एक छोटी सी सेल होती है, कोशिका होती है। कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है।
कोशिका मिलके ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, ऑर्गन, और अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं। देखिए, एक छोटी सी सेल है, सेल जब मिल गई तो एक ऊतक का निर्माण किया, फिर इस ऊतक ने आपस में मिलकर एक अंग का निर्माण किया। हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे अंग हैं, जैसे कि हार्ट है, वह एक अंग है, किडनी है, वह भी एक अंग है, लंग्स है, वह भी एक अंग है। तो ये सारे ऊतकों से मिलकर बने हुए हैं। फिर ये सारे अंग मिलके एक अंग तंत्र बनाया। हमारे शरीर के अंदर पूरे अंग तंत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से प्लांट में भी होता है, उसमें सेल होगी, सेल मिलके ऊतक बनाएगी, ऊतक मिलके ऑर्गन बनाएंगे, है, ऑर्गन मिलके पूरा एक अंग ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। तो अब ये है जो सेलुलर संगठन है, वो क्या निर्जीवों में पाया जाता है? क्या यह विशिष्ट लक्षण है? तो हाँ, जो सेलुलर संगठन है वह एक विशिष्ट लक्षण है। तो सेलुलर संगठन भी विशिष्ट लक्षण है। यह सिर्फ जीवों में देखने को मिलता है, निर्जीवों में देखने को नहीं मिलता है। अगला है चेतना या संवेदना, कॉन्शियसनेस। यह एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा जो जीव होता है वो बाहरी वातावरण के प्रति परिवर्तन या प्रतिक्रिया करता है। यह जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि आज बहुत गर्मी है। तो हमें ये कैसे पता चला? ये हमें पता चला हमारी चेतना से, संवेदना से, कि आज बहुत गर्म है, मतलब वातावरण बहुत गर्म है। तो हमारे जो स्किन वगैरह है उसने हमें रिएक्ट करके बताया कि आज बहुत गर्मी लग रही है। इसी प्रकार से जैसे सर्दी होती है तो बहुत ठंड पड़ती है, तो उसमें भी हमें पता चल जाता है कि आज बहुत ठंड है। लेकिन क्या यहाँ पे जो कुर्सी या टेबल है उनको पता चलता है कि आज बहुत गर्मी है या आज बहुत सर्दी है? अगर हम किसी भी निर्जीव वस्तु को धूप में रख दें तो वो ऐसे ही धूप में रखी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि यदि हम किसी जीवित वस्तु को धूप में रख दें तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो जो परिवर्तन हो रहे हैं या जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वही क्या कहलाते हैं? संवेदना है। तो यह एक विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि यह निर्जीव वस्तु में नहीं पाए जाते, जीवित वस्तु में पाए जाते हैं। तो चेतना क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है। जैसे कि प्लांट में आपने देखा होगा, एक छुई मुई का पेड़ होता है, जिसको अगर आप छुओगे तो आपको सिकुड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये प्लांट तथा एनिमल दोनों में देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा सूरजमुखी का फूल, जिधर सूरज होता है उसका मुख उधर ही होता है। इसका मतलब वह है ना कि उसमें चेतना है, वह रोशनी की तरफ जा रहा है। इसी प्रकार से आपने देखी होंगी जो प्लांट की जड़ें हैं वो नीचे पृथ्वी की ओर जाती है, मतलब वो जियोट्रॉपिक है, तो उनमें चेतना है, इसलिए वो नीचे की ओर जा रही है। अब हम कुछ क्राइटेरिया है जिससे हम बता सकते हैं कि जो जीवित वस्तु है वो उसकी क्या, मतलब वो जीवित है, ये हम कैसे बता सकते हैं? तो एक जीवित वस्तु में शरीर के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने में सक्षम है। तो जो शरीर के अंदर जितने भी आंतरिक वातावरण है वह एक जैसे बने रहते हैं, वो एक जीवित वस्तु बनाए रखते हैं, संतुलन बना के रखता है अपने अंदर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? होमोस्टेसिस। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो जो एक जीवित वस्तु है
उसमें कौन कौन सी क्रिया होंगी जिससे हम बता सकते हैं कि ये जीवित वस्तु है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। उसमें ग्रोथ होगी, मतलब विकास होगा, प्रजनन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, क्या कहते हैं उपापचय होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और क्या कहते हैं संवेदनाएं होंगी, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये सारी चीजों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जीवित वस्तु जीवित है। अब इसमें हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं, कुछ वन लाइन क्वेश्चन है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम आज क्वेश्चन थोड़ी सी सॉल्व करते हैं, कुछ एमसीक्यू है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवों का परिभाषित चरित्र नहीं है। मतलब वो यह पूछ रहा है कि जीवित जीवों में से कौन सा विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो पहला है हमारा उपापचय, दूसरा है चेतना, तीसरा है विकास, चौथा है सेलुलर संगठन। तो अभी हमने पढ़ा कि इसमें से विशिष्ट लक्षण कौन सा नहीं है, क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन में जो 4 आंसर दिए गए हैं उसमें से विशिष्ट लक्षण कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है सी, ग्रोथ विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो जीवित तथा निर्जीवित दोनों में देखने को मिलता है।